अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, चैप्टर 3। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। तो हमें ऑप्शन ए, बी और सी दिए गए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है। देखिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें पहले, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन किस फॉर्मूले से फाइंड करें, 1/2 m मोनोवेलेंट एटम, ठीक है ना, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम और प्लस माइनस चार्ज, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का। और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक के लिए आप लोग ज़्यादातर यूज़ कर ले, ठीक है। अब देखें मोनोवेलेंट कौन कौन से हैं। मोनोवेलेंट हमारे पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और बाकी सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। तो देखें, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो बस आप ये बात नोट कर लें, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हुए इसका ख्याल रखें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम कभी नहीं हो सकते। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डाइपोल मोमेंट के लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें, फिर लोन पेयर फाइंड करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किस तरह, आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर को ले और इससे माइनस करें सराउंडिंग एटम, ठीक है ना। सराउंडिंग एटम आप उससे माइनस करें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप विस्पर थ्योरी के जरिए उसका शेप असाइन करें, ठीक है। शेप असाइन करें तो आपको डाइपोल मोमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 1/2 हाइब्रिडाइजेशन, और मोनोवेलेंट एटम है कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है, ठीक है ना। तो मोनोवेलेंट एटम को आप लोग स्किप कर दें। इसके बाद सेंट्रल एटम कार्बन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के, 4 है, और चार्ज नहीं है तो उसको भी स्किप कर लें। तो 2 1 2 और 2 2 4, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आ गया, जिसका मतलब है sp, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग लोन पेयर फाइंड कर लें। लोन पेयर आप लोग किस तरह फाइंड करेंगे, 2 को ले हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस सराउंडिंग एटम, कार्बन डाइऑक्साइड में सराउंडिंग एटम 2 है, तो इससे 0 लोन पेयर। अब आप लोग एक काम करें, विस्पर थ्योरी का एक जो टेबल है ना हमारे पास, वो आप लोगों ने याद रखना है। टेबल क्या है, उस टेबल में है हमारे पास, जब हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाए, ठीक है ना, तो उसमें लोन पेयर हमारे पास 0 होता है, ठीक है ना। लोन पेयर 0 होता है और उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, ठीक है ना। विस्पर थ्योरी हमें ये बताती है, और उसका एंगल जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास sp2 के लिए है कि लोन पेयर हमारे पास अगर 1 हो तो क्या होता है, शेप बेंड होता है, ठीक है, और एंगल हमारे पास 118 डिग्री आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है sp में अगर लोन पेयर 0 हो तो शेप हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर आता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल जो है वो 120 डिग्री देता है। नेक्स्ट जो है sp3 में क्या है, अगर लोन पेयर हमारे पास क्या हो, 2 हो, तो उसका शेप बेंड होता है, बेंड, और उसका एंगल हमारे पास 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लोन पेयर अगर हमारे पास 1 हो तो उसका शेप पायरामिडल आता है, ट्राइगोनल पायरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पायरामिडल, और उसका एंगल जो है हमारे पास 107.5 आता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर लोन पेयर 0 हो तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप, और एंगल जो है 109.5 होता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये शेप है हमारे पास, ये शेप, ये भी शेप है, यानी ये देखिए ये शेप है हमारे पास, ये इसका अलग शेप है,
इसका अलग शेप है, इस तरह ये भी अलग शेप है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इन सब की ज्योमेट्री जो है सेम है। ज्योमेट्री हमारे पास इन सब की क्या आती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है ना। और इन दोनों की ज्योमेट्री जो है हमारे पास क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री इसकी लीनियर ही आएगी, ठीक है, ज्योमेट्री लीनियर आएगी, ठीक है। तो आपने ये वाला टेबल याद कर लेना है, ठीक है ना। ये बहुत। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर 0 है, ठीक है। तो हमारे पास शेप क्या होगा, लीनियर शेप आएगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप लीनियर होगा। तो देखिए लीनियर शेप आप लोग किस तरह ड्रा कर ले, 0, हमें हमें पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना। और कार्बन जो है वो 4 बनाता है, इस तरह। तो ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर आ गई। अब देखिए डाइपोल मोमेंट आपने किस तरह देखना है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो वो इस तरह आप लोग एक एरो लगा लें, इन दोनों में भी ऑक्सीजन की है एरो। तो देखिए ये वाला एरो और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो 0 डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है ना। समझ आ गई। आपने पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, फिर लोन पेयर, और फिर वो ये जो टेबल है विस्पर थ्योरी का, इससे आपने शेप असाइन करना है। जब आप लोग शेप असाइन कर ले तो इस तरह शेप ड्रा कर ले आप लोग। जब आप लोग शेप ड्रा कर लेते हैं तो इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें देख ले, ठीक है ना। जिस तरह ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेप ये एरो जो है इसकी तरफ जाएगा, और फिर जब ये एक दूसरे को कैंसिल करता है तो बॉन्ड मूवमेंट 0 आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस में मॉलिक्यूल दिए गए थे तो उसके मैंने असाइन कर दिए शेप्स, और बॉन्ड मूवमेंट भी, डाइपोल मूवमेंट भी देख लिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन, फिर लोन पेयर, फिर शेप, और फिर इस तरह आप उसे ड्रा कर ले। तो एक इस तरह एक इस तरह, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए ये बात नोट कर ले कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड मूवमेंट होता है वो 0 होता है, सिमेट्रिक, ठीक है ना। BF3 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर ले, फिर लोन पेयर फाइंड कर ले। देखिए ये इसका शेप आ गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये देखिए ये एरो इस तरह जाएगा, इस तरह। तो ये जो है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 0, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, ठीक है ना। डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 होगा। अब देखें H2 की तरफ, तो H2 आप डायरेक्ट ड्रा कर ले, ठीक है ना। अगर आपको शेप का पता है तो आप डायरेक्ट कर लिया, अगर शेप का पता नहीं है तो फिर आप इस तरीके से इसको देख ले, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट हमारे पास 0 होगा। NH3 को देखिए, NH3 का शेप तो सबको पता होगा, ठीक है ना। तो देखिए एरो इसकी तरफ जा रहा है, इधर इसकी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो देखिए रिजल्टेंट जो बॉन्ड मूवमेंट है वो इस तरह आता है, तो इसका 0 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है SO3 का अगर आपको नहीं पता तो आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर ले। SO3 में मोनोवेलेंट नहीं है, आप सेंट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, तो इससे sp2 आता है। फिर लोन पेयर 0 है इसमें, तो इसका शेप इस तरह है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये भी सिमेट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए इस तरह, तो SO3 का इस तरह स्ट्रक्चर है, ये भी सिमेट्रिक है, तो इसका भी 0 डाइपोल मूवमेंट होगा। देखिए CCl4 ये भी 0 डाइपोल मूवमेंट है, क्योंकि सिमेट्रिक है, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो 0 आता है। नेक्स्ट जो है CS2, ठीक है ना। तो इसका क्या करना है आपने, ये लीनियर शेप है, अगर इसका पता नहीं हो तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर ले, लोन पेयर, फिर शेप देख ले, और ये इस तरह शेप इसका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है HCl का देखिए इस तरह शेप होता है, और इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। नेक्स्ट SO2 का देखिए इसका भी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता। देखिए इसको यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, तो देखिए लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट हमारे पास इस तरह इस साइड पर होता है। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो सल्फर डाउन होता है, तो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो है सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो ये बॉन्ड मूवमेंट इस तरह होगा और ये बॉन्ड मूवमेंट इस तरह। तो देखिए अगर इसका रिजल्टेंट ड्रा कर ले तो इस तरह हमारे पास आता है, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो ठीक है, अब इस तरह बॉन्ड मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट में क्या फ़र्क है कि डाइपोल मूवमेंट हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है, पूरे मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है उसे डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, और एक बॉन्ड का जो होता है इसे बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो किस तरह
0 आता है। तो देखिए ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू बोरॉन, ठीक है ना। तो डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड मूवमेंट जो है ये बोरिन से फ्लोरीन तक आएगा। इस वाले का बॉन्ड मूवमेंट जो है ये इस तरह आएगा और ये जो है बॉन्ड मूवमेंट इस तरह आएगा, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर जो है हमने विक्टर्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बैलेंस होता है, जब हम किसी पॉइंट को बैलेंस करते हैं इस तरह, जब हम किसी पॉइंट को बैलेंस करते हैं तो देखिए अगर इस पर एक फोर्स इस तरह आता है, दूसरा इस तरह और थर्ड वाला ये इस तरह आता है, तो वो पॉइंट बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे देखें, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करें, ये वाला और ये वाला, इनका रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करें तो देखें ये इसको मैं 1 नेम दे देती हूँ, इसको 2, ठीक है। तो देखें ये 1 वाला किस तरह आएगा, ये 1 वाला जो है हमारे पास, इसको मैं इस तरह ड्रा कर लेती हूँ, इस तरह, ठीक है। हेड टू टेल रूल के जरिए आप ड्रा करें। ये एफ, ये 2 जो है ये 1 हो गया, ये 2 वाला जो है इसको मैं इस तरह ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। ये 2 हो गया। तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास कौन सा आएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में देखें ऐसे आएगा रिजल्टेंट। तो देखिए ये रिजल्टेंट और ये वाला जो फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों जो है हमारे पास एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। इस तरह अगर हम इन दोनों का फाइंड करें रिजल्टेंट तो उसका रिजल्टेंट इस तरह आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। अगर इन दोनों का फाइंड करें तो उसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, ठीक है ना। ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट 0 आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड अपीयरेंटली तो हमारे पास सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड मूवमेंट ये है, एक बॉन्ड मूवमेंट ये है और एक बॉन्ड मूवमेंट यहाँ पर है, लेकिन इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। देखें अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट पॉइंट करूँ तो रिजल्टेंट यहाँ पर इस तरह आएगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ इन दोनों का इफेक्ट ज़्यादा है तो रिजल्टेंट इसका बड़ा होगा, ठीक है ना। ये वाला रिजल्टेंट बड़ा आएगा। अब देखिए लोन पेयर की तरफ, लोन पेयर का अपना बॉन्ड मूवमेंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये इस तरह होंगे। देखिए लोन पेयर का बॉन्ड मूवमेंट और ये रिजल्टेंट, ये दोनों 180 डिग्री पर है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इससे हमारे पास ये वाला नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है। तो देखिए अगर आपने बुक देखा हो तो बुक में हमारे पास ऑप्शन सी से ही आता है। ऑप्शन सी में सब ऐसे मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 के इक्वल है। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी यानी विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन। विस्पर थ्योरी हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलन, ये भी नहीं। पैरामैग्नेटिज्म ऑफ मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिज्म, ये नहीं, सिर्फ शेप। आप लोग स्टेटमेंट देखे बुक में। थर्ड नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीनियर शेप एक्सेप्ट। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, तो इसके शेप्स फाइंड करने। चलिए शेप फाइंड करते हैं। हमें दिया गया है ऑप्शन ए में बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ठीक है ना। तो शेप का मैंने आपको बताया, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें, ठीक है। सेकंड जो है लोन पेयर फाइंड करें, ठीक है ना। और फिर वो टेबल याद कर ले विस्पर थ्योरी का, ठीक है ना। विस्पर थ्योरी का टेबल याद कर ले और उससे आप लोग शेप असाइन कर ले। तो देखिए इस तरह शेप इसका क्या है, 1/2 मोनोवेलेंट एटम 2 है प्लस जो बेरिलियम का है 2, इस तरह, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इससे हमारे पास 2 आता है, मीन्स के sp और sp का शेप लीनियर होता है, ठीक है ना, ठीक है। और लोन पेयर इसमें 0 लोन पेयर है, sp में हमारे पास लोन पेयर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये लीनियर शेप है। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, विच मॉलिक्यूल है लीनियर शेप एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वाला मांगा गया है। बी को देखिए आप लोग, बी में हमारे पास है SO2। तो देखिए SO2 का शेप क्या है, इस तरह। देखिए फर्स्ट MCQs में मैंने SO2 का शेप ड्रा किया हुआ है, आप उधर से देख लें। तो इस तरह कुछ शेप बनता है उसका, ऐसे। तो मीन इसका बेंड शेप है, ठीक है ना, बेंड। सी जो ऑप्शन है हमारे पास, सी जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने फाइंड कर लिया, इस तरह शेप है, लीनियर है, ठीक है। डी जो है, डी हमारे पास CH2, ठीक है। तो ये किस तरह है, सी इस तरह, ठीक है ना। तो ये भी लीनियर है। ये मैंने फर्स्ट MCQs में फाइंड कर लिया, आप देख ले, ठीक है, उधर से। तो एक्सेप्ट वाला जो है बी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास
मॉलिक्यूल आर आयन विद सेंटर एटम हैविंग 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो देखिए क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है हमारे पास और 1 लोन पेयर है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो इससे हमारे पास क्या आता है sp3। फिर आप लोन पेयर फाइंड कर, लोन पेयर 1 है ना, तो sp3 के केस में उस टेबल में आपने पढ़ा है कि लोन पेयर अगर 1 आ जाए, लोन पेयर 1 आ जाए तो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगा उसका, ठीक है ना। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। देखिए ये बिल्कुल NH3 के मॉलिक्यूल के जैसा है, इस तरह ये वाला और यहाँ लोन पेयर, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट जो है ईच कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल हैज। तो देखिए इथीन मॉलिक्यूल इस तरह होता है, डबल बॉन्ड उसमें होते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो इथीन मॉलिक्यूल में ये वाला एक जो कार्बन होता है ईच कार्बन, तो देखिए अगर 2 कार्बन आ जाए ना तो पहले आपने एक वाला का कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, डबल बॉन्ड विल बी कंसिडर सिंगल, ठीक है ना। तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन इथीन का होता है। तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 1s और 2p कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करें तो कार्बन में 12 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p2। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो देखिए ये 2p2 को इस तरह लिख लूँ 1 2, तो ये इस तरह, और s जो है ये 2 है, इस तरह आता है, ये इस तरह, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास। तो sp2 में क्या होता है, 1s कंबाइन होता है और 2p, तो sp2 बनाता है, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, और ये वाला जो है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है, ठीक है ना। तो अब ऑप्शंस की तरफ देखें, ए में है कि 4sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी गलत है। 2 में है, ये भी गलत है, ठीक है ना। 3sp3 sp2 नो। तो देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और 1 जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है और ये दोनों sp2 है, ठीक है ना। जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मोलिक्यूल आर। तो देखिए हमारे पास जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E1 आ जाए, ठीक है ना, तो वो हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ओड आ जाए तो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो और 16 इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो देखें 14 होते हैं, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। तो देखिए ये तो हमने देख लिया ना कि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। N2 होता है ना, N2, और ये H2 है। नेक्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 होते हैं ना O2 में, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है, तो वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट जो है Which one of the following diagram show the molecular orbital treatment of two molecule A and B? Which of the following statement is true? तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, हमसे रिक्वायर है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो देखिए मॉलिक्यूल ए दिया गया है, मॉलिक्यूल बी, तो इन दोनों में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखना है। तो देखिए सिंपल, पैरामैग्नेटिक वो होता है जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, बस आप डायरेक्ट देख लें, इसमें अनपेयर प्रेजेंट नहीं है ना, पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। समझ आ रही है ना। अगर समझ ना आए तो कमेंट कर लिया करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास एन एटॉमिक ऑर्बिटल ए और लेप विथ px एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल b एंड c। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखिए डायग्राम को समझने की कोशिश करें। इस तरह दिया गया है कि हमारे पास एक px ऑर्बिटल दिया गया है, ठीक है ना। हमें बताया गया है कि आप ये बताएं कि ए क्या है। ए हमारे पास px है, py है या pz है। तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि px के साथ हमेशा px ही रिएक्ट करेगा, py के साथ हमेशा py ही आएगा, ठीक है ना।
एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा और pz के साथ हमेशा pz ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखें यहाँ पर px है तो इट मीन्स के ए हमारे पास px होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास इस तरह बनाया गया है, एक इस तरह कि सी और बी क्या है। तो देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल के टू केसेस आते हैं। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, एक सिग्मा बनाता है और एक सिग्मा स्टार। तो देखिए हेड ऑन कोलिजन हुई है ना, तो इससे दूसरी बात हमें ये पता चलता है कि सी और बी हमारे पास सिग्मा है, ठीक है ना। तीसरी बात आपने ये देखना है कि इसमें सिग्मा स्टार और सिग्मा कौन सा है, ठीक है ना। देखिए सिग्मा, तो अब देखिए ये देखिए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है ना, तो ये इस तरह इन फेस होता है वो, ठीक है ना। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना, इन फेस होता है। जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो आउट ऑफ फेज आता है। यहाँ पर एक नोड होता है, ठीक है ना। और यहाँ नोड किसे कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मिनिमम या जीरो हो। तो जब नोड आ जाए तो आपने ये कहना है कि ये एंटी बॉन्डिंग है और सिग्मा स्टार है। तो तीसरी बात हमें क्या पता चली कि सी हमारे पास सिग्मा स्टार है और बी हमारे पास सिग्मा है, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे कि आउट ऑफ फेज और इन फेज क्या होता है। तो देखिए आउट ऑफ फेज हमारे पास क्या होता है, आपने वेव्स में पढ़ा होगा कि जब इस तरह वेव्स आ जाए, देखें इस तरह, तो ये देखिए ये एक इस तरह आ जाएगा, एक इस तरह, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह होता है, इस तरह प्लस ये वेव्स, तो इससे हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन के केस में भी डेंसिटी बढ़ गई है और यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जो है इस तरह स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम हो गई, ठीक है ना। तो ये आउट ऑफ फेज और इन फेज का, और फेज जो है हमारे पास ऑर्बिटल के केस में हम इसको इस तरह लेते लेट सपोज ये px हो गया और ये भी px हो गया। तो देखिए जब प्लस और प्लस इस तरह हो, अगर ये जब प्लस और प्लस इस तरह हो, अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे प्लस प्लस, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मींस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास इस तरह हो प्लस और माइनस, ठीक है ना, ये दूसरे वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस जब हमारे पास बॉन्ड बनाएंगे तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है ना। तो आपको सब पर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इस तरह होते हैं, ठीक है। वहाँ पर मिनिमम हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम हो जाती है। तो ऑप्शन की तरफ देखें, ए इज px एटॉमिक ऑर्बिटल सही, बी इज सिग्मा, ठीक है, और मोलिकुलर, और सी जो है ये हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स कुछ दिए गए हैं ऑप्शन में, उसमें स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल फाइंड करना है। तो देखें बॉन्ड एंगल के लिए आप लोग दो बातें नोट कर लें। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लोन पेयर, ठीक है। तो अब क्या क्या दिया गया है हमें यहाँ पर देखिए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है CO2 ऑप्शन ए में, बी में जो है CH4 दिया गया है, सी में H2O दिया गया है और डी में जो है हमारे पास NH3 दिया गया है। तो देखिए आप लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन इनका फाइंड कर ले। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड sp और CH4 का जो है sp3 है, ठीक है, और वाटर का sp3 है और NH3 का भी sp3 है, ठीक है ना। तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन जिसका कम आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन नंबर इसका 2 है, इसका 4 है, इस तरह, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन को देखिए sp का जो है हमारे पास कम है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है स्मॉलेस्ट, अब रहेगा ये तीनों, ठीक है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो लोन पेयर आप लोग देखें, इसमें लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर 2 है, इसमें लोन पेयर हमारे पास 1 है। तो देखिए लोन पेयर जिसका ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उसका कम होगा, लोन पेयर इसका ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका कम होगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है मोलिकुलर शेप ऑफ H3O इज, तो शेप मांगा गया है, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग फाइंड कर ले। हाइब्रिडाइजेशन आपने किस तरह फाइंड करना है, 1/2
मोनोवेलेंट एटम 3 है, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +6 है। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस आया है, प्लस का क्या मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन उससे चला गया। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, अपने इलेक्ट्रॉन से एक वाला लॉस कर दिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है, आपने इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। और तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास 4 मीन्स sp3, ठीक है। और लोन पेयर आपने किस तरह फाइंड करना है, 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो इसमें 1 लोन पेयर है, ठीक है ना। 1 लोन पेयर है तो आप टेबल में से देख लें, टेबल में से जो है इस तरह आता है हमारे पास, इसका शेप जो है इस तरह आता है। और टेबल में आंसर है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट जो है, विच मॉलिक्यूल हैव 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, लोन पेयर, लोन पेयर फाइंड करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में हमें दिया गया है PCl3। आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर ले, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp3, ठीक है ना। और लोन पेयर हमारे पास 1 है, ठीक है ना, लोन पेयर हमारे पास 1 है। नेक्स्ट बी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp, और लोन पेयर हमारे पास, ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग खुद ट्राई कर ले, ठीक है। सी में जो है हमारे पास, सी में हमारे पास गिवन है SO3, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 है, ठीक है ना। और इसमें लोन पेयर हमारे पास 0 है। डी में जो है हमें दिया गया है BF3, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और लोन पेयर इसमें 0 है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, विच वन हैज 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, तो ऑप्शन ए, ठीक है। What is the state of hybridization of the carbon atom in इथाइलिन। तो देखिए इथाइलिन किसे कहते हैं, देखिए जब एक हाइड्रोजन, कोई कार्बन एटम जब एक हाइड्रोजन लॉस कर देता है, फॉर एग्जांपल देखिए इथेन है, मैं इथेन ले लेती हूँ। इथेन जब एक हाइड्रोजन एटम लॉस कर देता है तो वो हमारे पास इथाइल बन जाता है। इथाइल जब 2 हाइड्रोजन एटम लॉस कर देता है तो वो इथाइलिन हो जाता है, ठीक है ना। तो इथाइलिन किसे कहते हैं, देखिए इस तरह CH2, तो इस तरह कुछ बनता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका देखिए, एक का डबल बॉन्ड विल कंसीडर सिंगल, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है, लोन पेयर 0 है, तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 14 नंबर, अ स्टूडेंट ड्रू द मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ एन एलिमेंट एज गिवन। इस तरह उसने मोलिकुलर ऑर्बिटल ड्रा कर लिया एक स्टूडेंट ने। तो मिस्टर केमिस्ट कहता है कि ये एलिमेंट श्योरली, तो ये एलिमेंट क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी MCQs नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।